ठीक है, पेज नंबर 64 क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ स्किल्स। स्किल्स से आप क्या समझते हैं और स्किल्स को किस प्रकार हम एक्वायर कर सकते हैं, उन मेथड्स के नाम हमें बताने हैं। सबसे पहले देखो स्किल्स क्या होती है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करना सीखना चाहता है, उसे स्किल्स द्वारा ही किया जा सकता है या स्किल्स के द्वारा ही सीखा जा सकता है। अलग अलग स्किल्स की डेवलपमेंट और सुधार में नई नई टेक्नोलॉजी द्वारा हम अपना मार्गदर्शन करते हैं। इन स्किल्स के अभाव का अर्थ है पिछड़ापन, सक्रिय और अरुचि का होना। बोरिंग और वेल्ड के अकॉर्डिंग जब हम लर्निंग द्वारा अनुक्रियाओं से ऐसी समग्र श्रृंखला का अर्जन करते हैं जिन्हें पूर्ण दक्षता के साथ व्यक्त किया जाता है, तब इस प्रकार की उपलब्धि को स्किल्स बोला जाता है। देखो भाई, स्किल्स का क्या मतलब होता है, जब हम लर्निंग करते हैं यानी कि जब हम सीख रहे होते हैं, तो उस सीखने के दौरान जब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उस काम को कंप्लीट करते हैं, तो इसका मतलब हमने उस स्किल्स को सीख लिया है। ठीक है, तो जब लर्निंग के दौरान जो भी क्रियाएं की जाती हैं और उन एक्टिविटीज को जब हम अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्किल कहलाती है। ठीक है, तो स्किल क्या है, कोई भी व्यक्ति है अगर स्किल्स है तो व्यक्ति क्या है, अगर स्किल्स की कमी है तो व्यक्ति क्या है, पिछड़ापन रह जाता है और उसकी इंटरेस्ट कम हो जाता है। ठीक है, हर एक काम के लिए स्किल्स होना जरूरी है और हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल्स जरूर होती है। ठीक है ना, किसी न किसी काम की स्किल्स जरूर होती है। ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं राज पेज नंबर 64। 64 में स्टार्ट किया है हमने क्वेश्चन। कौशल से आपका क्या अभिप्राय है, स्किल से आपका क्या अभिप्राय है। सॉरी मैम, मैं ना थोड़ा बाहर आई हुई थी तो मैं भूल गई थी बिल्कुल ही, मैं किसी और के घर में। सॉरी मैम, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, आप अगर कंफर्टेबल हो दूसरे के घर तो लो क्लास, नहीं तो अपने बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो मीनिंग ऑफ स्किल्स, स्किल्स का बता दिया। जब हम लर्निंग करते हैं तो उस लर्निंग में जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हो, उन एक्टिविटीज को जब आप अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ रिप्रेजेंट करते हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, स्किल कहलाती है। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया तीनों बच्चों को। राज आप थोड़ा लेट आए थे, इसलिए आप बताओ आपको क्लियर हुआ या नहीं। जो सभी आई हूँ क्लास में। ठीक है, आरती और रितु स्किल्स का मीनिंग समझ में आ गया। यस मैम। जी मैम। ठीक है, एक बार बता दो राज को और बता दो क्या है। बता दो आरती। मैम स्किल्स का मीनिंग है जब भी हम कोई चीज सीखते हैं या करते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता के साथ जब उस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो हमारी स्किल्स कहलाती है। हाँ बस इतना सही है। अब देखो स्किल्स को लर्निंग स्किल्स के तरीके या मेथड है। दूसरी बात पूछी थी इसने, कौन कौन से मेथड से आप अपनी स्किल को एक्वायर कर सकते हो, ऐसे कौन कौन से मेथड है जिससे हम स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। तो इसमें है आपका कौशल सीखने के लिए सबसे पहले तो होनी चाहिए रेडीनेस टू लर्निंग ए स्किल। सबसे पहले तो आपके अंदर उस स्किल्स को सीखने की तत्परता होनी चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए। मान लो कोई नई चीज आती है, आपके स्कूल में ही लगा लो, कोई भी आपका छुट्टियों में वे लगते हैं कैंप वगैरह, समर कैंप वगैरह लगते हैं, उसमें नई नई चीजें सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो आपके अंदर उस चीज को सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर तत्परता होगी। सबसे पहला पॉइंट है रेडीनेस टू लर्न ए स्किल। सबसे पहले हमारे अंदर उस स्किल्स को सीखने की तत्परता होनी चाहिए। दूसरा, रुचि उत्पन्न करना, इंटरेस्ट होना चाहिए। तीसरी बात, प्रशिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत का प्रयोग, यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, कि जो ट्रेनिंग है उसके ट्रांसफर का के प्रिंसिपल का भी उपयोग यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि जो स्किल सीखी है वो एक जगह नहीं दूसरी जगह भी काम आ सके, ऐसी होनी चाहिए। आगे है कंटिन्यूस प्रैक्टिस भी हमें करनी चाहिए जो स्किल्स हमने सीखी है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। यूज ऑफ प्रॉपर लर्निंग मेथड, हमें प्रॉपर लर्निंग मेथड का उपयोग करना है। प्रोविजन फॉर प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर गाइडलाइंस का उपयोग करना है। एंड नॉलेज ऑफ रिजल्ट, लास्ट में जो आपका नॉलेज है वही आपका रिजल्ट है। तो देखिए सबसे पहले स्किल्स को सीखने के लिए हमारे अंदर रेडीनेस होनी चाहिए, तत्परता, यानी कि हम पहले रेडी होने चाहिए।
रेडी का मतलब नहा धो के तैयार होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे रेडी होने का बात है। अगर आपको प्यास लगी ना तभी आप पानी पियोगे, मैं जबरदस्ती पानी पिलाऊंगी तो आप लोग नहीं पियोगे, ठीक है। तो अगर आप सीखने के इच्छुक होंगे तभी आप सीख पाओगे। तो इसने पहले यही बोला है कि स्किल्स को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि सीखने वाले के मन में उस चीज को सीखने के प्रति तत्परता होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, तभी वह सीख सकता है। दूसरी बात है इंटरेस्ट उत्पन्न करना। यदि विद्यार्थी और टीचर अंडरस्टैंड ये समझ ले कि उनके किसी एक विशेष को करने की विधि में आवश्यक सुधार हर हालात में लाना होता है, ऐसी दृढ़ विचारों के परिणाम से कौशल में सुधार संभव हो सकता है। सुधार का विचार ईमानों के विभिन्न मार्गदर्शन सिद्धांतों के प्रति सहायता करता है। कई बार तो छात्र सहायता की अपेक्षा करते हैं और अध्यापक को यह महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए वह छात्रों की सहायता। देखो भाई, सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट पैदा करना। जब टीचर क्या है स्किल सिखा रहा है तो बच्चे को भी इंटरेस्ट होना चाहिए खुद। दूसरा, टीचर जब कोई भी चीज नहीं सिखाता है तो उसको इस तरीके से सिखाए ताकि बच्चों का उसके अंदर इंटरेस्ट बने। आपको पता है एक टीचर ही तो आपके सब्जेक्ट को बोरिंग बनाता है और एक टीचर ही आपके सब्जेक्ट को क्या है इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है। तो टीचर को वो हर एक संभव प्रयत्न करने चाहिए ताकि वह बच्चों को इजीली अंडरस्टैंड करवा सके। बच्चे को समझ में आएगा तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अगर बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो बच्चा दूर भागेगा, ठीक है। तो बच्चे का इंटरेस्ट होना भी, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना भी महत्वपूर्ण है और ये क्या है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बच्चे के क्या है, बच्चे की सीखने की तत्परता होनी चाहिए और टीचर को बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा तो सीखने के लिए तैयार है, 2 दिन जाके देखा कुछ नहीं सिखाते भाई वहां पे तो सेंटर पे, तो मैं क्या सीख के आऊँ, ठीक है। तो बच्चा डीमोटिवेट होता है। तो बच्चे को मोटिवेट करना है हमें और उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है बच्चे का उस चीज में, तभी हम स्किल्स सिखा सकते हैं। दूसरा है यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो मान लो आप देख लेते हो कि मुझे सिलाई सीखनी है, आप तो रेडी हो सिलाई सीखने के लिए, आप जिसके पास सीखने के लिए जाते हो वो पूरा दिन आपसे सिलाई तो सिखा नहीं रहा, गप मार रहा है या फिर क्या है वो अपने सूटों पे तुरपाई करवाते जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप 2 दिन जाके थक जाओगे, नहीं भाई मुझे नहीं सीखना, कुछ सिखाते तो है ही नहीं, बेवजह की फीस ले रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट। उसके बाद है आपका यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। जब भी कोई नया कार्य किया जाता है तो उसको कार्य करते समय उसी कार्य से संबंधित पिछला एक्सपीरियंस आपकी सहायता करता है, ठीक है। जैसे टेबल टेनिस में अर्जित अभ्यास बैडमिंटन के खेल को सीखने में सहायक होता है। यानी कि जो यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, जो आपने कोई भी स्किल सीखी है तो इन फ्यूचर आपको कोई भी उससे रिलेटेड आ जाए तो आप अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर ही अपनी उस नॉलेज को, अपनी स्किल्स को वहां पर आप रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद है कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, लगातार। जब भी कोई स्किल सीखते हो आप तो आप क्या है लगातार उसको करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो समय के साथ साथ जैसे भी अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आप उनको भी एक्वायर कर लोगे। अगर आप छोड़ देते हो, अभ्यास नहीं करते तो आप भूल जाओगे। अब देखो अगर आपने सिलाई सीखी थी कभी 10th के पेपर के बाद, ठीक है, उसके बाद सीखी तब आपने सूट सिले, उसके बाद आपने सिलना छोड़ दिया तो आप धीरे धीरे भूल जाओगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली वो वर्क कर रहे हो तो आपको क्या है जितने भी नए डिजाइन हैं वो भी आप बना सकते हो, कुछ और चीज नेट पे से सर्च करके बनानी है वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन वो क्या है जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसे ही हमारी क्या है स्किल्स है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी होती जाएंगी। अगर प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो हम भूल जाए। उसके बाद है यूज ऑफ प्रॉपर लर्निंग मेथड। भाई लर्निंग मेथड भी हमें प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। लर्निंग मेथड का चयन, उसका प्रयोग भी स्किल्स की डेवलपमेंट को प्रभावित करता है और इन विधियों का चयन छात्र की आयु और कार्य क्षमता पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अतः स्किल्स के एक्विजिशंस के लिए उन्हें सीखने और प्रैक्टिस करने की उचित मेथड प्रयोग में लाया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि बिना विश्राम करे अनुकूल, यानी कि हमें टाइम कंटिन्यूअसली सीखते रहना है और सिखाने का भी हमारा एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। आज मैंने के तुम्हें जैसे सिलाई वाला ही एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं लास्ट तक कि आज मैंने तुम्हें कुछ नया पैटर्न बता दिया काटने का, कल मैंने कुछ अलग बताया था, कल नेक्स्ट डे मैं कुछ और बता रही हूँ, तो ऐसा बच्चे नहीं सीख पाएगा।
तो पहले बच्चे को मान लो सिंपल सूट सलवार से सिखाते हैं हमें, ठीक है। तो पहले बच्चे को 10-15 दिन में वो सिंपल सूट सलवार बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद मैं फिर उसको प्लाजो पे आ जाऊंगी, फिर मैं उसको अलग अलग स्टाइल के जितने भी प्लाजो चले हुए हैं वैसे उनकी कटिंग सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक तैयार होना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चे को क्या है, प्रॉपर लर्निंग मेथड के द्वारा ही सिखाया जा सकता है कोई भी स्किल्स या काम। आगे है प्रोविजन फॉर प्रॉपर गाइडलाइंस। बच्चे को क्या, जब हम स्किल सिखा रहे हैं तो उसको क्या है, प्रॉपर गाइडलाइंस देना भी हमारी ड्यूटी है। कई बार इस प्रकार के सिस्टम से प्रभाव से विद्यार्थी दिशाहीन और निरुत्साहित हो जाते हैं और त्रुटिपूर्ण स्किल सीख लेते हैं जो भविष्य में उनके लिए हानिकारक सिद्ध होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती तो क्या है, वो गलत स्किल्स सीख जाते हैं, ठीक है, जो उनको आगे इन फ्यूचर हानिकारक सिद्ध होती है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ रिजल्ट। आमतौर पर देखा गया है कि हम किसी भी कार्य को तब तक सीख नहीं सकते या उसमें सुधार नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके परिणाम न जान जाए, ठीक है। आमतौर पर ये देखा गया कि हम किसी कार्य को तब तक नहीं सीखते जब तक कि हमें उसके रिजल्ट का ना पता हो। मान लो तुम्हें भी कोई नई चीज है, नई शॉप पे जाना है या ना, ये तो तुम पहले देखोगे कि मेरे फ्रेंड वगैरह वहां पे चले जाएं, उनका एक्सपीरियंस पूछूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी, ठीक है। कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से गलती हुई है, टीचर का क्या, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वे स्टूडेंट को समुचित आपस में क्या है डिफरेंशिएट करना सिखाए, स्किल्स की स्पष्टता, किस प्रकार क्लैरिटी देनी है अपनी स्किल्स को, और शीघ्रता जितनी अधिक होगी शिक्षक और विद्यार्थी उतनी शीघ्रता से स्किल्स को अर्जित करेंगे, और स्किल अर्जित करने के पश्चात विद्यार्थी उस स्किल्स का निरंतर अभ्यास करता है, ठीक है। तो सबसे लास्ट क्या है, नॉलेज ऑफ रिजल्ट। आमतौर पर बच्चे क्या देखते हैं कि कोई स्किल्स तभी सीखते हैं जब पहले उसका रिजल्ट देखते हैं, औरों के रिजल्ट को चेक करते हैं कि इन्होंने ये कोर्स किया था तो उसका ये रिजल्ट निकल के आया, तो उसकी देखम देख बाकी बच्चे भी करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपकी स्किल्स क्या होती है एंड उसके मेथड। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। टीचिंग, मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग एंड लर्नर, ठीक है। टीचिंग क्या है एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग एंड लर्नर, और लर्नर के साथ और लर्निंग में शिक्षण का क्या अर्थ है, इसका अभिप्राय, लर्नर और लर्निंग से में संबंध, जो सीखने वाला है और जो हमारे लर्निंग है उसमें क्या संबंध है ये देखना है। सबसे पहले बात आती है टीचिंग से आप क्या समझते हैं और इसके कंसेप्ट को स्पष्ट कीजिए। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने टीचिंग की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले देखो, टीचिंग का तात्पर्य उस प्रोसेस से है जिसके द्वारा लोगों के एक ग्रुप अपने अपरिपक्व सदस्य को जीवन में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बताते हैं। एक ऐसी विधि जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। टीचिंग एक अधिक मैच्योर व्यक्तित्व और कम मैच्योर व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संबंध है जिसका प्रारूप पिछले व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए बनाया जाता है। ये देखो भाई, अलग अलग लोगों ने क्या है, सबसे पहले तो टीचिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जिस समय मैं आपको टीच कर रही हूँ तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के जरिए ही कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं था कि तुम कहीं पे बैठे थे मैं कहीं पे थी, मैं तुमसे मिल ली, हाँ भाई मैं तो ऐसे ऐसे, तो क्या है, आप क्या है एक प्रॉपर सिस्टम से जुड़े, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और उस कॉलेज में फिर मैंने आपको पढ़ाया। तो टीचिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग मेथड से बताया है, तो आप देख सकते हो। तो टीचिंग से अभिप्राय उस प्रोसेस से है जिसमें क्या है, एक मैच्योर आदमी, ठीक है, एक मैच्योर व्यक्ति इन मैच्योर व्यक्तियों को क्या देता है, जीवन में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बताता है, ठीक है। टीचर क्या है आपका, मैच्योर है। आप लोग क्या हो, इमैच्योर हो, ठीक है, मैच्योर नहीं हुए हो। तो टीचर आपको किस प्रकार अपने आने वाले समाज के साथ आपको एडजस्टमेंट करके चलना है ये बात वह सिखाता है, ठीक है। 3 पॉइंट है, ये तीनों में से जो आपको इजी लगे वो कर लेना। देखा जाए सिंपल वे में लिखोगे, अगर मान लो ना भी लिखो तो टीचिंग से अभिप्राय एक वह सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके जरिए एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करता है, वही क्या कहलाती है, हमारी टीचिंग कहलाती है, शिक्षण कहलाता है। बात आई समझ में? यस मैम।
इसमें क्या है, आपके शिक्षक होता है, इसमें 4 पॉइंट आपके शामिल होते हैं। एक टीचर होता है आपका, दूसरा टीचिंग होती है, लर्नर होता है और लर्निंग होती है। 4 पॉइंट है भाई। टीचर टीचर क्या कराता है, टीचिंग कराता है। बाकी जो स्टूडेंट होते हैं उनको लर्नर बोला गया है, वो क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। ये 4 इसके मेन पॉइंट है। अब टीचिंग की नेचर कैसी है अथवा उसका स्ट्रक्चर कैसा है। टीचिंग को कला तथा विज्ञान दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। पेंटन ने टीचिंग को कला कहा है। टीचिंग हैज बीन रेफर्ड टू एज एन आर्ट। टीचिंग क्या है, एक आर्ट के तौर पर रेफर की गई है। टीचिंग को कला के रूप में स्वीकार करने की झलक हमें प्राचीन दृष्टिकोण से मिलती है। आधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षण को विज्ञान माना है, क्योंकि विज्ञान की तरह इसका सिस्टमैटिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इस कार्यकाल संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अब देखो भाई, टीचिंग की नेचर कैसा है या उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो टीचिंग को क्या है, हम आर्ट और साइंस दोनों के तरीके से मानते हैं। आर्ट कैसे मानते हैं टीचिंग में, क्योंकि टीचिंग में हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्राचीन दृष्टिकोणों से देखते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, आर्ट मानते हैं। आर्ट का मतलब क्या है कि टीचिंग में जो चीजें हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी आर्ट होती है। जब सीखी हुई चीज को हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी आर्ट या कला कहलाती है, ठीक है। विज्ञान क्या है, एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसमें कुछ नियम होते हैं और उस नियमों में बंद कर हमें काम करना होता है। तो यहाँ पर यही बताइए कि टीचिंग की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। साइंस और आर्ट दोनों माना है। साइंस का मतलब है एक सिस्टमैटिक वे से रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, और कला का मतलब क्या है, जो भी हमने रूल्स सीखे हैं उनको अपनी एक्चुअल लाइफ में प्रयोग करके देखना। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है बेटे। यस मैम। चलिए फिर आगे देखिए। टीचिंग की जो नेचर है उसमें क्या क्या है। टीचिंग सीखना व सिखाना है। टीचिंग का कार्य ज्ञान में ग्रोथ करना या डेवलपमेंट करना है, बिल्कुल सही बात है। टीचिंग का मतलब क्या है, खुद भी सीखना है और औरों को भी सिखाना। टीचर भी बहुत सारी चीजें औरों को पढ़ाकर सिखाता है, ठीक है। जैसे हम भी क्या है, जब स्टूडेंट थे तब तो इतना गौर नहीं करते थे बच्चे, लेकिन जब टीचर बनते तो उनको एक एक चीज उनको जब वो पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाती है, ठीक है। सीखता भी है टीचर और सिखाता भी है। टीचिंग का कार्य ज्ञान में ग्रोथ एवं आपकी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट करना है। टीचिंग संबंध स्थापित करता है छात्र से, ज्ञान से, विषय से, टीचिंग मेथड से, आपकी जीवन दर्शन से, परिणाम से। शिक्षण सूचना देना है, शिक्षण वातावरण में एडजस्टमेंट होने की योग्यता उत्पन्न करना है। शिक्षण पथ प्रदर्शन है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है भाई, बहुत सारे पॉइंट दे दिए इन्होंने। टीचिंग की नेचर में क्या क्या लिख सकते हो आप। टीचिंग क्या है, सीखने सिखाने की एक प्रोसेस है। ये क्या करती है, हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती है। तीसरी बात किससे संबंधित होती है, ये छात्र से, टीचर से, सब्जेक्ट से और स्वयं के ज्ञान से ये रिलेटेड होती है। टीचिंग सूचना देता है, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, मान लो जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उसके बारे में जानकारी आपको दे रही हूँ। टीचिंग साइंस और आर्ट दोनों है। टीचिंग शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करता है, यानी कि जितने भी टीचिंग स्कूल्स हैं वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। शिक्षण क्रियाशीलता के लिए अवसर प्रदान करता है और शिखर प्रेरणा, ठीक है। टीचिंग क्रियाशील के लिए अवसर प्रदान करता है, यानी कि जो क्रिएटिव बच्चा है उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत है यहाँ पे, ठीक है। शिक्षण प्रेरक है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसका संबंध व्यवहार में व्यक्तियों में परिवर्तन से है। इसके द्वारा वांछित परिवर्तन संभव है, ये परिवर्तन लाए जाने वाले स्वयं संभव नहीं है। आगे है टीचिंग एक सोशल, साइकोलॉजिकल और रिएक्टिव प्रोसेस है। क्या है, सोशल है, समाज में रहकर हम काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल है, क्योंकि इसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट भी हैं जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
और प्रतिक्रियात्मक नहीं है। यह फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के मेथड से हो सकती है। टीचिंग एक अंतः प्रक्रिया है। अरे भाई नींद आ गई, सॉरी। पढ़ाती नेक्स्ट पेज पे 66। अच्छी टीचिंग की व्यवस्था, ठीक है। एक अच्छी टीचिंग की कैसे व्यवस्था करेंगे कि जब भी हम टीचिंग की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित जितने भी यहाँ पर स्टेप दे रखे हैं उनको हमें देखना है, जिसमें आपके शिक्षण पूर्व कार्य को निदानात्मक, ठीक है। दूसरा है आपका शिक्षण के मध्य और शिक्षण के उपरांत, ठीक है। इवेल्युएशन कार्य, देखो भाई जब हम टीचिंग करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेप दे रखे हैं। प्रिपरेशन, आपकी क्लास से पहले की प्रिपरेशन, क्लास के ड्यूरिंग द क्लास, और थर्ड है आपकी इवेल्युएशन, यानी कि जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है तो उसके दौरान। तो सबसे पहले बात आती है निदानात्मक। सबसे पहले आपकी जो टीचिंग से पहले की बात आती है, जब मान लो टीचर क्लास में नहीं आता तो उससे पहले क्या करता है, तो सबसे पहले वे क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करता है, विषय वस्तु के संबंध में निर्णय लेता है कि कौन सा पढ़ाना है कौन सा नहीं पढ़ाना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इसको प्रेजेंटेशन करनी है उसकी शैलियों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आयोजित करना, शिक्षण मेथड का प्रयोग करना, ठीक है। यानी कि क्लास के शिक्षण पूर्व कार्य, शिक्षण से पहले के कार्य है ये। टीचर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि आज मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि मेरे बच्चों को ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। दूसरा, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उससे संबंधित डिसीजन लेता है कि आज मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। तीसरी बात, जब वह सब्जेक्ट मैटर को प्रस्तुति करे कि मैंने ये चूज तो कर लिया और मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, मैं इसको लेक्चर मेथड से रिप्रेजेंट करूँ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से रिप्रेजेंट करूँ, या फिर ब्लैक बोर्ड चौक के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। और लास्ट में क्या है, उसमें तो पहले क्या, थर्ड में तो वह इनका चुनाव करता है, और फोर्थ में क्या है, एक मेथड, सारे मेथड में से एक मेथड को वह चुन लेता है। तो ये है शिक्षण से पहले का काम। आगे है टीचिंग के दौरान। टीचिंग के दौरान क्या है, क्लास का बिल्कुल माइक्रो ऑब्जर्वेशन होता है, विद्यार्थियों का निदान देखा जाता है, ठीक है, डायग्नोस्ट किया जाता है। यानी कि पढ़ाते पढ़ाते अगर बच्चे फिजिकल प्रेजेंट होते, मान लो अब तो तुम लोग मेरे सामने नहीं हो, ठीक है, अगर तुम क्लास में होते तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे नजरों से ही पता लग जाता किस बच्चे को समझ में आया किस बच्चे को समझ में नहीं आया है। तो क्लास में क्या है, बच्चों का माइक्रो ऑब्जर्वेशन हो जाता है, विद्यार्थियों का जो भी डायग्नोस्ट है वो भी क्लास में ही हो जाता है। शिक्षण कार्य में क्या क्या अचीवमेंट्स है, जो भी आपकी सप्लीमेंट्री वस्तुएं उनका चयन करना, प्रस्तुतिकरण करना, शिक्षण विधियों का चुनाव करना, शिक्षण विधियों का उपयोग करना और पुनर्बलन देना। और थर्ड में सेकंड में क्या क्या बताया भाई, आपके बच्चों के ऊपर क्या है, निगरानी रखी जाती है। बच्चों का मान लो कोई भी प्रॉब्लम है तो क्लास के दौरान कर सकते हैं। आगे क्या है, बच्चे के शिक्षण कार्य की उपलब्धियां या क्या क्या रिएक्शन होंगे, प्रत्येक वस्तु का चयन करना, प्रस्तुतिकरण देना, विभिन्न विधियों का चुनाव करना, विभिन्न विधियों का उपयोग, पुनर्बलन देना। अब शिक्षा के सोपान, शिक्षा के सोपान क्या है भाई, व्यवहार में आए हुए परिवर्तनों के सही आयामों को परिभाषित करना। इवेल्युएशन में क्या देखा जाता है कि जो हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेज आए हैं उनको इवेल्युएट करके देखना कि टॉपिक पढ़ाने से पहले इस बच्चे को कुछ नहीं आता था, अब इसको ये आता है, तो यानी कि उसके बिहेवियर में चेंज हुआ है। इवेल्युएशन के विभिन्न मेथड का प्रयोग करना और इवेल्युएशन मेथड में चेंजेस करना। अगर हम नेक्स्ट क्लास में इवेल्युएशन के मेथड में चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके एक टीचिंग की किस प्रकार हम एक सिस्टमैटिक वे में उसकी व्यवस्था करेंगे। अब टीचिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर, कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो हमारे टीचिंग को प्रभावित करते हैं, जैसे पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण, संस्था का सबसे पहले हमें देखना है फैमिली का और हमारी सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसा है। दूसरी बात देखना है हमारी इंस्टीट्यूशंस का वातावरण कैसा है, छात्र में संवेगात्मक, ठीक है भाई, कक्षा में संवेगात्मक स्थिति बनाना, छात्रों को मेंटली और फिजिकली लेवल ऊपर करना बच्चों का, अध्यापक का व्यक्तित्व, अचीवमेंट्स, भौतिक साधन, पाठ्यक्रम, छात्रों तथा शिक्षकों को इवेल्युएशन द्वारा अपनी उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षण क्रिया का नियोजन करना, शिक्षण के उद्देश्य देना। देखो भाई लास्ट में इसने बताया है कि
हमारी टीचिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले प्रभावित करती है हमारी फैमिली, दूसरा होता है समाज, तीसरा होता है संस्था का वातावरण कैसा है, स्कूल में जहाँ पे पढ़ाते हैं, कॉलेज में जहाँ वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, फोर्थ बच्चों की मेंटली और शारीरिक लेवल कैसा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं, अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा है, उपलब्ध भौतिक साधन कैसे हैं, ठीक है, उपलब्ध भौतिक साधन कैसे हैं, पाठ्यक्रम कैसा है, छात्रों और शिक्षकों को इवैल्यूएशन द्वारा अपनी उपलब्धियों का ज्ञान, शिक्षण क्रिया का नियोजन, ठीक है, टीचिंग जो भी हमने प्लानिंग कर रखी है उसका भी इफेक्ट पड़ता है, टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं उनका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीजें हमारी किस में दे रखी है, जो फैक्टर अफेक्टिंग जो हमारे टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। क्लियर एवरीवन? यस मैम। आगे हैं टीचिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, टीचिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, एक्सप्लेन इसको अपने आप कर लेना, ठीक है, कि टीचिंग क्या है, ये नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ा दिया अगले दिन पढ़ाया नहीं, 10 दिन नहीं पढ़ाया, नहीं, टीचिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। दूसरी बात, टीचिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक तरीके से स्कूलों में लगा लो, आप कॉलेजेस में लगा लो, ठीक है, एक व्यवस्था की हुई होती है, क्लासरूम बने होते हैं, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड लगा होता है, तो क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। दूसरी बात आप लिख सकते हो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। थर्ड बात आप लिख सकते हो एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, आप समाज में रहते हो, बच्चे भी क्या है समाज से ही आते हैं, आप समाज वाले वर्ग को ही, बच्चों को ही आप सिखा रहे हो, तो इसलिए क्या है कि ये सामाजिक प्रोसेस है हमारी। शिक्षण क्या है, अंतः क्रिया प्रक्रिया है, इंटरेक्शनल प्रोसेस है, इंटरेक्शनल, टीचर का और बच्चे का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। अब देखो, अब तो तुम अपनी वीडियो बंद करके बैठे हो, मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा तुम लोगों के साथ, लेकिन अगर आप क्लास में होते तो मेरा इंटरेक्शन होता, आई टू आई कॉन्टेक्ट भी होता, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरेक्शनल प्रोसेस है, ठीक है, टीचर का और स्टूडेंट का आपस में इंटरेक्शन होता है, टीचर स्टूडेंट से बात करता है, स्टूडेंट टीचर से बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उनको सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद है टीचर के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, शिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, टीचिंग से क्या है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है। हम जानते हैं कि टीचिंग की प्रक्रिया एक एक्सपीरियंसहीन व्यक्ति को सीख देता है। इसमें क्या होता है, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो आपके इनमैच्योर जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको क्या दे रहा है, ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि एक अनुभवहीन व्यक्ति को क्या दे रहा है, अपना एक्सपीरियंस दे रहा है, जिससे उनके बिहेवियर में क्या होता है, चेंज होता है। आगे जो टीचिंग है वह क्या है, एक ऑब्जेक्टिव पूर्ण प्रोसेस है, यानी कि उद्देश्य है, आप क्यों पढ़ रहे हो भाई, कुछ तो कारण होगा ना आपका। हम आज जैसे आप जेबीटी कर रहे हो तो इसका एक प्रॉपर उद्देश्य है कि आपको टीचर बनना है, प्राइमरी टीचर बनना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, तो टीचिंग जो हम कराते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव अवश्य होता है। टीचिंग क्या है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर होती है। ट्राइपोलर क्या होते हैं, सबसे पहले टीचिंग के गोल होते हैं, एक तरफ क्या होता है, लर्निंग का एक्सपीरियंस होता है, जब लर्निंग का एक्सपीरियंस होता है तो चेंज इन बिहेवियर, ट्राइपोलर बोला है इसको। ये आपका सीटेट और एसटेट में भी आता है क्वेश्चन की जो हमारी शिक्षा है, टीचिंग है, उसको क्या बताया गया है, उसको आपको ब्लूम के द्वारा 2 पक्ष बताए हैं या 3 पक्ष बताए हैं, तो इसको ट्राइपोलर बोला जाता है, ठीक है। ट्राइपोलर 3 पक्ष होते हैं हमारे टीचिंग के, ऐसे क्या है आपके बुक में दे रखिए, ट्रायंगल बना रखिए। सबसे पहले टीचिंग के गोल होते हैं, टीचिंग क्या किस उद्देश्य से टीचिंग कराई जा रही है, उसके बाद क्या देखा जाता है, हमारी टीचिंग की लर्निंग एक्सपीरियंस और चेंज इन बिहेवियर, ये 4 चीजें इसमें होती हैं। उसके बाद है टीचिंग इज ए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वेराइड एक्शन। टीचिंग में क्या है, एक खाली टीचिंग और लेक्चर ही नहीं देना, बल्कि और भी बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल होती है, जैसे आपकी जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक है, टीचिंग के मेथड, टीचिंग फैक्टर्स जिसके द्वारा बिहेवियर में चेंज लाया जा सके, उन सबको का डेवलपमेंट करना भी होता है। आगे टीचिंग बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है, हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों चीजें हैं। आर्ट कैसे है कि सबसे पहले साइंस की बात देखो, साइंस कैसे है कि इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से चला जाता है, साइंस में भी क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से चला जाता है, रूल्स को फॉलो किया जाता है। ऐसे टीचिंग में भी क्या है, रूल्स को ऐसे क्या है, हम
टीचिंग में भी क्या कर रहे हैं, हम रूल्स को फॉलो करते हुए हम चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो हमारी टीचिंग है वह हमारी आर्ट और साइंस दोनों इसको हम मानते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो इसमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है। सानिया आप लेट ज्वाइन हुए हो बेटा, हमारा चल रहा है टीचिंग वाला टॉपिक, ठीक है। टीचिंग वाला ही मैंने अभी पढ़ाया है कि टीचिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। टीचिंग क्या कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है। आपकी टीचिंग एक क्या है, इंटरेक्शनल प्रोसेस होती है। टीचिंग से हमारा बिहेवियर में चेंज होता है। टीचिंग डेवलपमेंट की एक प्रोसेस होती है, ये क्या है, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ट्राइपोलर प्रोसेस होती है, ठीक है। तो टीचिंग क्या है, हम एक यूनिट नहीं है, हाँ जी सानिया बोलो। यानी 6 यूनिट से ही है। वही यूनिट चल रही है आपकी, थर्ड यूनिट। जो लर्निंग एंड टीचिंग वाली यूनिट है वही चल रही है, निकाल लो। मिल गए बेटे? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। गुड टीचर की क्या क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को घर से दिया था। कितने बच्चे पढ़ के आए हैं, एक अच्छे टीचर्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बताइए जरा। कौन सा बच्चा पढ़ के आया है, नहीं पढ़ के आया तो पढ़ के बताओ। 4 बच्चे हो, 15 क्वालिटीज दी गई हैं और ये मैंने पढ़ाया भी था आपको। यस मैम, ये तो क्लास में भी हो गया था। हाँ जी, बताओ। मेरे को भी थोड़ा सा बीच में रेस्ट मिल जाएगा, तुम लोगों से पूछूंगी तब तक, क्योंकि बोलते बोलते बेटा मेरा भी तो गला वो हो जाता है। बताइए एक अच्छे टीचर्स की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। आप भी टीचर बनने वाले हो, इन फ्यूचर के टीचर हो आप, तो बताइए दो दो मैम एक क्वालिटीज बता तो दो। मैम एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि वो रेगुलर रहे क्लास में बच्चों के साथ, हाँ और वो बच्चों के साथ आई टू आई कांटेक्ट रखे, जी। वो देखे कि क्लास में किस बच्चे में का कितना प्रेम ध्यान है सहानुभूति क्लास पे। होनी चाहिए। क्या बोल रही और हो? मैम प्रेम व सहानुभूति होनी चाहिए शिक्षक में। नहीं रितु, और एक मिनट बेटा, अभी राज बता रही है ना, पहले उसको सुन लो, उसके बाद सबका नंबर आएगा, बीच में मत काटो। राज कंटिन्यू करो बेटा। टीचर हाँ जी, टीचर ऐसा होना चाहिए मैम जिसके पास डे टू डे अपडेट हो, जो मतलब डेली के एग्जाम्पल से बच्चों को पढ़ा सके, जो बच्चों को नई नई नॉलेज बता सके, इस टाइप का टीचर मतलब होना चाहिए। और मैम जो मतलब बच्चों में बिल्कुल भी फर्क ना करता हो, जैसे क्लास में बहुत बच्चे होते हैं लेकिन कुछ बच्चे बहुत खास होते हैं, लेकिन बाकी जो पिछड़े हुए बच्चे हैं जिनको आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, उन पे भी टीचर का पूरा फोकस होना चाहिए कि पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है। टीचर जो बच्चों को दिशा निर्देश देता रहे समय समय पर, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो टीचर का एक सबसे पहला काम ये भी होता है कि जो लाइफ में चल रहा है पढ़ाई के अलावा, वो भी बच्चों को वो बता सके। जैसे मतलब छोटा सा हो गया, जैसे आजकल छोटे बच्चों को पीरियड्स आ जाते हैं, तो टीचर का एक ये भी काम है कि वो उसके रिलेटेड भी बताए, सोशलाइज के रिलेटेड भी बताए, क्योंकि किताबी के अलावा भी हमको बाहर की बहुत नॉलेज की जरूरत पड़ती है समय समय पे। ठीक है, वेरी गुड बेटे। अब रितु अब बताइए आप। मैम एक अच्छे टीचर में ये गुण होना चाहिए, वो प्रेम से और सहानुभूति से बातें करे स्टूडेंट से। सेकंड पॉइंट है वो धैर्यवान और सहनशीलता होनी चाहिए। क्लास में बच्चों को धैर्य से, जैसे बच्चे मतलब कोई बच्चा शैतानी करे उसको प्यार से समझा सके, सहनता सहनता के साथ। मैम उच्च उच्च चरित्र की होनी चाहिए। अच्छे चरित्र वाले टीचर्स अच्छे बच्चे को अच्छे चरित्र दे सकते हैं। मैम थर्ड पॉइंट गंभीर होने चाहिए और पढ़ा आज जिस बच्चों को जो चीज समझ में ना आए उनको बार बार पूछने पे टीचर्स के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो बता सके। ठीक है, वेरी गुड बेटे। और कोई?
और कोई बताना चाहेगा? चलिए, मतलब ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। यस मैम, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है ना, ये तो आराम से लिख लेंगे। हाँ, ये थोड़ा ये आप लिख सकते हो, ठीक है। नेहा, आप लेट ज्वाइन हुए हो, तो हम आए हुए हैं पेज नंबर 67 पे, निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा टीचिंग, लर्निंग एंड लर्नर। जो हमारा लर्नर है उसमें क्या रिलेशनशिप है? एक तो टीचिंग में जैसे मैं टीचिंग करवा रही हूँ, आप क्या हो? लर्नर हो, और आप जो सीख रहे हो वो क्या है? लर्निंग है। टीचिंग, लर्निंग और लर्नर, इनके बीच में क्या रिलेशन है? यानी कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, आप लोग, और जो आप लोग सीख रहे हो, उसके बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिए, टीचिंग, लर्निंग और लर्नर, उनका आपस में क्या है? बहुत गहरा रिश्ता है। टीचिंग वे प्रोसेस होती है जो लर्नर के बिहेवियर में चेंज के लिए अपनाई जाती है। लर्नर टीचिंग के माध्यम से कोई भी नया ज्ञान है उसका एक्सपीरियंस प्राप्त करता है। इस प्रकार लर्निंग के परिणाम स्वरूप चाहे वह लर्नर द्वारा बिना किसी टीचिंग के किया गया हो, उसके एक्सपीरियंस में वृद्धि करता है। इस प्रकार टीचिंग और लर्निंग दोनों ही क्या है? लर्नर के एक्सपीरियंस और ज्ञान में वृद्धि करके उसके बिहेवियर में चेंज लाते हैं। और इस संबंध में गौर करने की बात है कि टीचिंग व लर्निंग दोनों ही सीधे सीधे अधिगमकर्ता से संबंधित होते हैं, लर्नर से संबंधित होते हैं। लर्नर टीचिंग, लर्निंग व लर्नर के संबंध में इस प्रकार संबंध है जैसे आपको दिया गया है। सबसे पहले तो क्या है? एक लर्नर होता है। लर्नर क्या करता है? लर्निंग करता है, और किसके जरिए? टीचिंग के जरिए उसको सीखता है। तो देखो भाई, आप क्या लिख सकते हो इसमें कि टीचर नहीं, टीचिंग, लर्निंग और लर्नर, इन तीनों का बहुत गहरा संबंध है। टीचिंग होएगी, बच्चा सीखेगा। क्या है? टीचिंग भी किसके लिए की जा रही है? लर्नर के लिए की जा रही है, सीखने वाले बच्चों के लिए की जा रही है। तो वहां पर लर्नर क्या होता है? यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सीखने वाला। जैसे आप लोग मेरी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो। मान लो आप लोग नहीं आओगे मेरी क्लास में, तो क्या कोई भी प्रोसेस होएगी? नहीं होएगी। ना तो टीचिंग की प्रोसेस होएगी, ना ही लर्निंग की प्रोसेस होएगी, क्योंकि लर्नर ही नहीं है हमारे पास, सीखने वाले ही नहीं है। क्योंकि क्लास भी तभी अरेंज होएगी जब एक सीखने वाला बच्चा होगा, ठीक है, तो एक लर्नर वहां पर मौजूद होगा। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है टीचिंग जो लर्नर के बिहेवियर में चेंज करती है, और लर्नर क्या है? इस टीचिंग के माध्यम से एक नया ज्ञान या नया एक्सपीरियंस लेता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, अभी मेरे से सीख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप भी कभी ना कभी कोई नई चीज सीख रहे हो। आप जो पढ़ रहे हो ये आप लोगों के लिए नया है, इसका मतलब आप इस चीज का एक्सपीरियंस ले रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो टीचिंग है और जो लर्नर है, दोनों ही क्या है? जो टीचिंग और लर्निंग दोनों ही लर्नर के एक्सपीरियंस और ज्ञान में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। जैसे आपकी टीचिंग हो, मेरी टीचिंग हो गई, और आपकी जो लर्निंग है, दोनों ही क्या है? आपकी नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार टीचिंग, लर्नर एंड लर्निंग, ये क्या है? आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे है टीचिंग का और लर्निंग का संबंध दे रखा है। पहले तीनों के बारे में बात की गई थी, अब उसका संबंध दे रखा है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम टीचिंग, लर्निंग के संबंध में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है। उसके बाद है आपकी टीचिंग, लर्निंग का संबंध। किसी भी प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लर्निंग को प्रभावित करना होता है। मान लीजिए कोई भी एजुकेशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, जहाँ टीचिंग है, जहाँ पर टीचिंग दिया जाता है, वहां पर लर्निंग क्रियाएं अवश्य होंगी। यानी कि जहाँ पर टीचिंग हो रही है वहां पर लर्निंग
की प्रोसेस अवश्य होगी। ठीक है, लर्निंग की मतलब अगर आप लोग, मैं टीचिंग करा रही हूँ तो इसका मतलब आप लोगों की लर्निंग की प्रोसेस हो रही है। मान लो चारों बच्चे नहीं पढ़ रहे, 4 में से 1 2 3 कुछ तो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, कुछ की तो लर्निंग प्रोसेस हो रही होगी। तो टीचिंग और लर्निंग का भी आपस में गहरा रिश्ता है, जहाँ टीचिंग होएगी वहीं पे लर्निंग होएगी। ठीक है, बच्चे सीखेंगे। चलो वो 100% नहीं सीख पाते, लेकिन 100 की बजाय कुछ बच्चे 90% सीख पाएंगे, कुछ बच्चे 50% सीख पाएंगे, कुछ बच्चे 10 या 20% सीख पाएंगे। ठीक है, लेकिन सीखेंगे जरूर, लर्निंग जरूर होएगी। वहां अधिगम क्रियाएं आवश्यक होती हैं। अतः आधुनिक शिक्षाविदों के टीचिंग व लर्निंग को एक कंसेप्ट स्वीकार किया गया है। ओबी स्मिथ ने टीचिंग को एक ऐसी प्रोसेस माना है जो लर्निंग के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, टीचिंग भी क्या है, लर्निंग से उत्पन्न हुई है। अब आप लर्निंग है, सीख रहे हो, इन फ्यूचर आप टीचर बनोगे, तो आपकी टीचिंग भी कहाँ से निकल के आई, पहले आपने सीखा, ठीक है, आपने लर्निंग की, उसके बाद आप टीचर बने, तब आपकी टीचिंग निकल के आई। ठीक है, तो टीचिंग भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, लर्निंग के ऊपर। हमने सीखा होगा तभी तो आज हम टीचर बन पाए हैं, नहीं तो सभी तो टीचर नहीं बनते। ठीक है, तो पढ़ाने की कला भी सबके अंदर नहीं होती। ओबी स्मिथ 1961 ने शिक्षण को एक प्रोसेस माना है, टीचिंग को एक प्रोसेस माना है जो लर्निंग से उत्पन्न होती है। जहां टीचिंग है वहां लर्निंग अवश्य होगी, परंतु जहां लर्निंग है वहां अवश्य नहीं है कि टीचिंग भी हो। हाँ, ये बात जरूर है, जहां पर टीचिंग होगी वहां पर लर्निंग अवश्य मिलेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहां पर लर्निंग हो वहां टीचिंग हो। अब मैंने पढ़ा दिया, अब आप बाद में पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, तो लर्निंग तो आप कर रहे हो, तो वहां तो टीचिंग नहीं हो रही ना। अगर टीचिंग है तो लर्निंग हो रही है। ठीक है, और लर्निंग ऐसी प्रोसेस है जो बिना टीचिंग के भी हो सकती है। जैसे आप खुद भी कुछ चीजें पढ़ते हो अपने पेपर के लिए, ठीक है, तो लर्निंग बिना टीचिंग के भी हो सकती है, लेकिन जहां टीचिंग होगी वहां पर लर्निंग अवश्य विद्यमान रहेगी। ठीक है, ये बात हो गई, समझ में आ गई? यस मैम, आ गई। ठीक है, चलिए अभी ना आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मैं अभी 10 मिनट बाद जुड़ती हूँ आपसे। आरती और नेहा, यस मैम। अब ये है कि टीचिंग लर्निंग के संबंध की आवश्यकता, ये पढ़ लोगे या पढ़वाऊं एक बार? देखो, देख ही लो एक बार। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो पेज नंबर 68 पे है, ये रह गया था। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव छात्रों के बिहेवियर में चेंज करना है। टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है, देखो मेन तो क्या भाई, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनके बिहेवियर में चेंज करना। दूसरा, जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग और लर्निंग के बीच में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। आगे, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने हेतु टीचिंग में साइकोलॉजिकल नियमों का प्रयोग करके प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। लर्निंग के सिद्धांतों की सहायता से टीचिंग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। ठीक है, कि लर्निंग के सिद्धांतों की सहायता से हम टीचिंग के जितने भी प्रिंसिपल है उनको भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति व्यवहारिक रूप से की जाती है। टीचिंग में सर्वदर्शी उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, अपनी लर्निंग को और अपनी टीचिंग को और बेटर बनाने के लिए। ठीक है, टीचिंग में लर्निंग आधारित बनाया जा सकता है ताकि अधिगम और प्रभावशाली हो सके। इसमें कोऑर्डिनेशन से शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति सरलता से की जा सकती है। शिक्षा के विकास को देखते हुए इन दोनों को के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। बस ये पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से जितने पॉइंट हो जाए याद वो आप कर लेना। ठीक है, आगे बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशलाइजेशन का, समाजीकरण एवं लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंस एंड फैक्टर द शेप लर्नर आइडेंटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है सोशलाइजेशन क्या होता है। समाजीकरण अपनी बुक में से पढ़ा रही हूँ। सोशलाइजेशन क्या है? डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति अपनी संस्कृति का सक्षम सदस्य बनने के लिए आवश्यक जितनी भी वैल्यूज होती है, जितने भी बिहेवियर होते हैं, जितने भी मोटिवेशन होते हैं, उनको प्राप्त करता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति
को समझने के लिए जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी व्यवहार हैं, प्रेरणाएं, उन सबको प्राप्त करता है, वही क्या है हमारा समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा समाज में पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जन्म लेता है, उस समय केवल क्या होता है, रक्त मांस और हड्डियों का एक जीवित पुतला होता है, उसके अंदर सामाजिक गुण नहीं होते। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, अपने पेरेंट्स के टच में आता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, फैमिली वालों को जानना शुरू कर देता है, थोड़ा और बड़ा होता है, आस पड़ोस में सबको जानना शुरू कर देता है, जब स्कूल जाता है, ठीक है, तो वहां से चीजें सीखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब एक बच्चा अपने वातावरण से, अपने परिवार से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने विद्यालय से जो समाज के बारे में चीजें सीखता है कि क्या मेरे कल्चरल एक्टिविटी होती है, हमारी क्या वैल्यूज हैं, क्या हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है। अगर न्यूमर बोलते हैं कि सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। मीनिंग आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं हैं इसकी, समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के स्व का विकास होता है, यानी कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस से व्यक्ति के अंदर सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है। दूसरा, सोशलाइजेशन लर्निंग की एक प्रोसेस है। सोशलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। सामाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। सामाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने वाली प्रोसेस है। ये पॉइंट बताए हैं। अब देखो भाई, समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के सेल्फ डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है, व्यक्ति स्वयं के प्रति जागरूक होता है और वह ये जानने लग जाता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, और उसको किस रूप में देखना चाहते हैं। तो ये बच्चे लोगों का क्या है, सोशलाइजेशन के उनका सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है कि भाई मुझे कहीं मैं गंदा तो नहीं लग रहा हूँ, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मैं सुंदर लग रहा हूँ, सब देख के मुझे ये ना कहे वो ना कहे। तो ये क्या है, एक सेल्फ कंसेप्ट। दूसरा, सोशलाइजेशन सीखने की एक प्रोसेस है। ठीक है, लर्निंग की एक प्रोसेस है। आप समाज में हैं, किसी के साथ बैठोगे, ठीक है, आप अपने परिवार से भी सीखते हो कोई ना कोई बात, आप अपने आस पड़ोस से भी, आप किसी भी बुजुर्ग के पास बैठ जाओ तो वहां से भी कुछ ना कुछ सीख के ही आप उठोगे। ठीक है, तो ये क्या है, सीखने की एक प्रोसेस है। आगे, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरा दिन अपने कमरे में रहता है, ना किसी से मिलना, ना किसी से बोलना, ना किसी से नमस्ते करना। सोसाइटी में एक तो बंदा ऐसा है जो ना किसी से बात करता है, ना किसी से बोलता है, कुछ नहीं करता, बस आया गया अपने रूम के अंदर बंद, फिर सुबह निकला फिर रूम के अंदर बंद। ठीक है, दूसरी बात, एक बंदा ऐसा है जो सबसे मिलता है, ठीक है, सबको नमस्ते करके निकलता है, हर एक के दुख सुख में काम आता है। ठीक है, तो उसका क्या है, सोशलाइजेशन हो रखा है, पूरी तरह से समाजीकरण हो रखा है। तो जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वह व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। तो अब आप बताओ, आपको किसी को इनवाइट करना होगा तो आप कौन से इंसान को इनवाइट करोगे? एक व्यक्ति जो किसी से बोलता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, एक व्यक्ति जो सबसे बोलता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, तो किसको बुलाना चाहोगे? मैम उसी पर्सन को जो सबसे सबसे बात बोलते हैं। करता है, बोलता है। हाँ जी, तो जिसका समाजीकरण हो रखा है, जो सबसे अच्छे से बातचीत करता है, उसी को तो हम बुलाएंगे ना। ठीक है, तो इसने यही बताया है कि एक जो सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहकर सारे काम कर रहा है सबसे अच्छे से, तो वह हर एक सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। आगे है, समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाले प्रोसेस है। ठीक है भाई, सोशलाइजेशन जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब मान लो नेहा आरती, आप दोनों आज दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, आप यहाँ के अड़ोस पड़ोस को सबको जानते हो। मान लो आपकी KVS में ड्यूटी लग गई, ठीक है, KVS में आपके जॉब लग गई, तो आप तो ऑल इंडिया घूम जाओगे। ठीक है, ऑल इंडिया घूम जाओगे तो वहां जहां रहोगे वहां के भी लोगों के साथ आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे, घुल मिल जाओगे। ठीक है, तो जो एडजस्टमेंट की जो प्रोसेस है, जो सबके साथ रहने की, मिलजुल के रहने की प्रोसेस, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, मान लो आपको पहले आसाम भेज दिया, तो आसाम में वहां पे 2-4 साल रहोगे तो वहां जैसे हो जाओगे, फिर वहां से साउथ में डाल दिया आपको, तो साउथ में वहां की भी चीजों को, कल्चर को सीखोगे, तो वहां पे भी आपका समाजीकरण होएगा। ठीक है, आगे समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने वाली प्रोसेस है। हाँ जी, हम कल्चर को भी अडेप्ट करते हैं सोशलाइजेशन से। अगर आप देखो, आपके
अड़ोस पड़ोस में मान लो हिंदू के अलावा हिंदू है या और कोई है, मान लो आप लोग हिंदू हो और आपके पड़ोस में कोई जैनिज्म रह रहे हैं या कुछ और सिख रह रहे हैं या मुस्लिम रह रहे हैं, तो हमें क्या है, अगर हमारे पड़ोस में ऐसे जैसे मान लो दो कम्युनिटी के बंदे रह रहे हैं, तो हमें उनके कल्चर के बारे में भी सारी चीजें पता लग जाती हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे जो फेस्टिवल होते हैं उनको हम भी सेलिब्रेट करते हैं, हमारे फेस्टिवल्स को वो सेलिब्रेट करते हैं। तो सोशलाइजेशन से हम क्या है, एक दूसरे की क्या क्या रीति रिवाज है, क्या क्या प्रथाएं हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, ये सारी चीजें भी हम सीख जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप एग्जांपल पुट कर रही थी मैं आपको कि आपकी केवी में जॉब लग जाती है, तो आप जहां पे जाओगे वहां के कल्चर को आप अडेप्ट करोगे, वहां के कल्चर के बारे में सीख जाओगे। ठीक है, आगे बात समझ में? Yes, ma'am. आगे देखिए, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परिचय दीजिए, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है जो आपके समाजीकरण की प्रोसेस को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अनुकरण की, इमिटेशंस की। ठीक है, दूसरा है आपके सजेशन, तीसरा है आपके पालन पोषण से संबंधित जो भी मेथड अपनाए गए हैं, फोर्थ है आपकी सहानुभूति, सहयोग, उसके बाद है प्रतिस्पर्धा और प्रचार। ये चीजें हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले इमिटेशन, इमिटेशन अनुकरण, समाजीकरण के प्रोसेस में अनुकरण, अनुकरण का मतलब करना है किसी को फॉलो करना। ठीक है, जैसे बंदा कह रहा है अब उसी के अकॉर्डिंग चलना, ये होता है अनुकरण करना। अचेतन रूप से दूसरों के व्यवहार की नकल करना, बालक आमतौर पर समाज में अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण करके ही सामाजिक व्यवहार करना सीखते हैं। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, बड़े जैसा बिहेवियर करते हैं, छोटे बच्चे भी वैसा ही बिहेवियर करते हैं, तो अनुकरण का प्रभाव पड़ता है। अगर मम्मी पापा के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो बच्चे भी लड़ाई झगड़ा करना ही सीखते हैं। ठीक है, अगर मम्मी पापा तेज आवाज में बात करते हैं तो बच्चों की भी सेम टोन रहती है। ठीक है, दूसरा है सुझाव, सजेशन। सजेशन क्या है, कोई भी नियम है, प्रथा है, परंपरा है, धर्म, आचार विचार इत्यादि को बिना तर्क वितर्क किए अपनाते हैं। बालक अनेक प्रकार के सामाजिक व्यवहार अपने परिवार से के लोगों के सुझाव के माध्यम से सीखते हैं। जैसे हमारा धर्म है, हम अपने, हमारा विश्वास है, हमारे मूल्य हैं, नियम है, ये सारी चीजें हम अपने परिवार के सुझाव से सीखते हैं। ठीक है, आगे पालन पोषण से संबंधित विधियां, हमारा किस कंडीशन में हमारा पालन पोषण हुआ है उसका भी हमारे समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए हमारे पेरेंट्स ही ऐसे हैं जिनको दूसरों से मिलना पसंद नहीं है, तो हमारे बच्चे तो ऑफकोर्सली ऐसे ही होंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट्स क्या है, खूब सबसे बातचीत करने वाले होते हैं, जिनका सोशलाइजेशन अच्छा होता है, तो बच्चे का भी ऐसा ही होगा, बच्चा भी सबसे मिलेगा जुलेगा। ठीक है, मैं मेरी फैमिली की बात बताती हूँ। मेरे घर में क्या है, मेरे मायके में हम सारा हमारी जैसे देखो सोशलाइजेशन, हम सबके साथ बातचीत करते हैं सब कुछ। ठीक है, सबके घरों में भी जाते हैं क्योंकि आसपास सारे हमारे ही घर हैं, आपस में एक दूसरे को चीजें भी शेयर करते हैं। बात आई यहाँ पे मेरे ससुराल में, यहाँ पे इनका सिस्टम ऐसा नहीं है। मेरी सास को, आज मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए, मैंने मेरी सास को किसी पड़ोसी के घर जाके भी नहीं देखा है कि वो गई हुई है। आज तक झूठ मानोगे, मेरे सामने वाला जो घर है पड़ोसियों का, उनका घर नहीं देखा मैंने, कैसा है कैसा नहीं है, सिर्फ बाहर से देखा, अंदर से नहीं जाके देखा है। ठीक है, तो अब ये फर्क, अब जैसे जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरी ननद है, उनका भी स्वभाव ऐसा ही है, वो भी बाहर नहीं घूमते, कहीं पे ना जाते। शुरू में जब मेरे, उनका बिहेवियर भी ऐसा ही है, उनको घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, नहीं निकलते, ना बच्चों के साथ खेलते। क्यों? उसकी दादी वाली सारी हैबिट आई हुई है उनके अंदर। तो हमारे पालन पोषण संबंधी मेथड का भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका सहानुभूति। समाजीकरण में महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने में सहानुभूति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के प्रति लोगों में अपनापन रहता है। उसी प्रकार से जब बालक के प्रति बड़े लोग सहानुभूति दिखाते हैं तो बालकों में भी समाजीकरण की प्रोसेस उन बड़ों के व्यवहार से प्रभावित होती है। ये क्रिया अचेतन रूप से घटित होती है। अगर आप मान लो किसी के प्रति सहानुभूति दिखाते हो तो बच्चे के अंदर भी वही गुण आएंगे। मान लो हम किसी भी, कोई भी जानवर आ जाता है, अगर हम फटाक से उसको मार देते हैं तो बच्चे भी उसको फटाफट मारेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सीखा। दूसरी बात क्या सीखी, अगर
ये देखा आपने परिवार में कि एक सहानुभूति नहीं, भाई बेवजह किसी को नहीं मारते, ठीक है, ये जानवर हैं, इनका भी जीवन होता है। ये देखो स्पेशली मेरे साथ घटित हो रखा है, जैसे मेरे परिवार वाले हैं, वो एक चींटी भी जाएगी ना, एक मकोड़ा भी जाएगा, उसको नहीं मारेंगे। अरे भाई जैसे तुम्हारा जीवन है, इनका भी तो जीवन है। तुम्हारे घर में चलो भाई कुछ डेंजर चीज आ जाए, वो तो सभी भगाते हैं भाई, अभी अभी थोड़े डेंजर चीज है उसको तो देखो सभी भगाते हैं। लेकिन जैसे भिड़ड़ हो गई, ततैये हो गए, ये हमारे घर में नहीं मारते मेरे। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी ऐसे फटाक से चप्पल से मारेंगे खींच के, अरे मम्मी नहीं नहीं भगाओ इनको भगाओ। तो बच्चों की क्या है, बच्चों की सहानुभूति भी वैसी ही बनती है जैसे बड़ों की होती है, ठीक है। दूसरा है सहयोग। सहयोग, एक जो हम सहयोग की भावना है ना, ये भी हम अपने परिवार से, अपनी फैमिली से सीखते हैं। दूसरे बंदों की मदद करना, भाई उसको मदद की जरूरत है, मदद करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल का तो जमाना मदद करने वाला रहा ही नहीं, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा क्या, कंपटीशन। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते तो उनके बीच में कंपटीशन की भावना आती है। तो कंपटीशन से भी बालकों में सामाजिकरण, सोशलाइजेशन डेवलप होता है, क्योंकि जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, आदर है, वह अधिक पाना चाहते हैं। और मान सम्मान आदर ये भी क्या है, हमारे समाज से हमें मिलता है। आगे है प्रचार। प्रचार का भी महत्व तो बहुत बढ़ गया है। प्रचार के माध्यम से हम बहुत सारे नियमों को, धार्मिक आदर्शों को, राजनीतिक विचारों को समझते हैं, ठीक है। समझ में आ गया भाई, सोशलाइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक। आप भी अपने एग्जाम्पल इसमें जोड़ सकते हो। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। अब देखो भाई, सोशलाइजेशन के अभी कारक या साधन, यानी कैसे कौन कौन से फैक्टर है या कौन कौन से एजेंट, जिसको आप बोल सकते हो, घटक बोल सकते हो कि व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है। सबसे पहले तो बात आती है फैमिली। सबसे पहला सोशलाइजेशन बच्चे का होता है फैमिली से। दूसरा आपकी फैमिली की बनावट, परिवार की आर्थिक स्थिति, शिक्षण संस्थाएं, खेल समूह, ठीक है, और तादात्म्यता, और है इसमें प्रशंसा और निंदा, जाति, प्रजाति और वर्ग। इन सब से क्या होता है हमारा सोशलाइजेशन। फैमिली, फैमिली से चीजें सीखता है बच्चा। उसमें आपकी माँ की भूमिका भी होती है, अधिक लाड़ प्यार की भी भूमिका होती है, ठीक है। माता पिता के आपसी संबंध भी इफेक्ट डालते हैं, ये खुद पढ़ोगे तुम, ठीक है, कि परिवार से बच्चा क्या क्या सीखता है, माँ की क्या भूमिका रहती है बच्चों के अंदर। अगर हम अच्छे प्यार से रखते हैं तो कैसा बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। माता पिता के आपसी संबंध भी इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। आगे परिवार की बनावट भी बच्चे का सोशलाइजेशन करती है। एक तो आप संयुक्त परिवार में रहते हो और एक आप सिंगल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो। तो न्यूक्लियर फैमिली का बच्चा और ज्वाइंट फैमिली का बच्चा, दोनों के स्वभाव में दिन रात का अंतर मिलेगा। ज्वाइंट फैमिली वाला बच्चा सबके साथ शेयरिंग करने की भावना उसके अंदर मिलेगी, और जो न्यूक्लियर फैमिली वाला है और सिंगल बच्चा है उसके बिहेवियर में, और जो ज्वाइंट फैमिली में रहता है उस बच्चे के बिहेवियर में दिन रात का अंतर मिलेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति का भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। शिक्षण संस्थाएं, कॉलेजों में, स्कूल में, वहां से भी हम सोशलाइजेशन की प्रोसेस सीखते हैं। उसके बाद है खेल। खेल से भी हमारा सोशलाइजेशन होता है। खेल में नए नए बच्चों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं। एक बात बताइए इसने, तारतम्य, ये क्या होता है? जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दूसरों के व्यक्तित्व के अनुरूप ढालने की चेष्टा करता है तो उसे तारतम्यता कहते हैं। तारतम्यता बड़ा अजीब सा वर्ड दिया भाई, इसको इंग्लिश में देख लेना क्या बोलते हैं, कि जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप ढालने की चेष्टा करता है, ठीक है, तो उसको तारतम्यता बोलते हैं। जैसे स्पेशली बहुओं को बोला जाता है, नहीं ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ऐसे जाना है बाहर, वैसे जाना है बाहर, ठीक है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। जैसे हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं, नहीं भाई पार्टी में ऐसे जाते, शादी में ऐसे नहीं जाते, किसी के कुछ दुर्घटना हुई तो उसमें ऐसे नहीं जाते। तो जब हम खुद को दूसरों के अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं तो वो हमारी ये कहलाती है, ठीक है। उसके बाद प्रशंसा और निंदा, जाति, प्रजाति और वर्ग, ये भी हमारे सोशलाइजेशन के घटक होते हैं, ठीक है। ये पढ़ना है आपको। आगे बालक के सोशलाइजेशन में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के आना है, ठीक है, करके आ जाओगे। फिर एक रह जाएगा आपका लर्नर इन कॉन्टेक्स्ट, सिचुएटिंग लर्निंग इन साइको पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। फिर आ जाएगा आपका संस्कृति का,
अधिगम में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उसकी क्या भूमिका है? 2 ही क्वेश्चन रह जाएंगे। दो क्या, एक ही रहेगा। ठीक है बेटा, ये पढ़ के आ जाना, फिर वो कल करा दूंगी। कल आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, नहीं प्रॉब्लम है तो आप लीव कर सकते हो क्लास को। आगे बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, और जो ये मैंने जो दिया है ये क्वेश्चन पढ़ के आना बेटा, बिल्कुल इजी है सोशलाइजेशन वाला। उसके बाद 4th वाले में कितने हैं? ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 दिन में हो जाएगा 4th वाला भी। सेकंड यूनिट कितनी बड़ी है? सेकंड और फर्स्ट यूनिट में टाइम लगेगा, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी है। 3rd यूनिट के बाद ना 4th यूनिट करवाऊंगी स्टार्ट, यानी कल वो एक क्वेश्चन रह जाएगा, उसको करवा के फिर 4th ही स्टार्ट करवा दूंगी। फर्स्ट और सेकंड लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी यूनिट्स हैं, 30-30, 35-35 पेजों की है। फिर ये हो जाएगा कि हमारा हाफ सिलेबस हो गया इसका। ठीक है भाई, प्रॉब्लम है किसी को?